नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग घटना चक्र की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो करंट अफेयर दिए गए हैं उनको कंपाइल करके यहाँ पे देखेंगे। उनकी एक तरीके से कंपाइलेशन है। 5 प्रैक्टिस सेट हैं, आपको पता है। तो पाँचों प्रैक्टिस सेट में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 100-120 प्रश्न हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न हैं। इन 100 प्रश्नों को हम लोग एक जगह कंपाइल करके देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इन 100 प्रश्नों में से कम 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर अच्छी बात है तो और ज़्यादा प्रश्न आ जाएँगे। तो इनको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा, तो पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस बार मैंने जो पीडीएफ बनाई है इस तरीके से बनाई है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पे उसके नीचे ही मैंने यहाँ पे आंसर लगा दिया है और ये जो व्याख्यात्मक आंसर है यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लिखा है, जिससे कि आपके प्रश्न अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को मैंने कंपाइल किया है। ज़्यादा लंबा वीडियो तो ये नहीं होगा, वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो के माध्यम से और अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं और बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो एक दो बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक, ये घटना चक्र की जो 5 प्रैक्टिस सेट आई है मार्केट में उसी के करंट के कंपाइलेशन है। और एक चीज़ बता दूं, आय दृष्टि अभी मार्केट में नहीं आई है। आप लोग कल कमेंट कर रहे थे, आय दृष्टि अभी मार्केट में नहीं आई है। जैसे ही मार्केट में आएगी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में पूरी बुक आप लोग को जल्दी से कंप्लीट करवा दें। ठीक, ये कुछ चीज़ें साथ-साथ में अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है तो टेस्ट सीरीज़ की कंपाइलेशन की माँग आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा बनाने में समय लगता है, वो भी जल्दी मैं 1-2 दिन में कंपाइल कर लूँगा, तो फिर उसको भी अपने चैनल पे ज़रूर पढ़ा दूँगा, ठीक है? बस इसके लिए थोड़ा-सा आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिए, ठीक? क्योंकि ये 21, 20, 25 दिन बहुत एक तरह से इम्पोर्टेंट समय है आप लोग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखिए, पीडीएफ प्राप्त होती है, उस वीडियो को पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब 20 से 25 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। और वो टॉपिक मतलब एक वो नोट्स जो आपने अपना तैयार किया या अपने खुद नोट्स जो पढ़े हैं उसी को बार-बार पढ़िए। अब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो चीज़ आपके पास है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए और हिंदी पे कम से कम 2 घंटा ज़रूर दीजिए क्योंकि हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं डिसाइड कर सकती है आपका प्री निकालने में। तो इसीलिए कहूँगा हिंदी आप लोग ज़रूर पढ़िए और रीज़निंग को भी कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा दे दीजिएगा। क्योंकि 10 से मतलब आपको पता है कम से कम 12 से 14 प्रश्न आने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर, क्योंकि एक-एक नंबर हमें यहाँ पे जो आरओ और एग्ज़ाम होता है इसमें एक तरीके से एक नंबर के लिए हमें स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहूँगा आप लोग रीज़निंग को भी हल्के में ना लीजिएगा क्योंकि 10-12 प्रश्न अगर आपके बन जाते हैं वहाँ पे, तो एक तरीके से एग्ज़ाम में आपका जो जीएस है वो वहाँ पे नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और अच्छे करंट अफेयर हैं तो इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, आप लोग उससे जुड़ जाइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी-सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक पीसीएस एल्गार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा-सा जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उसको यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा दिखाऊँगा, फिर जहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर होंगे, प्रश्न उत्तर को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता है यहाँ से प्रश्न लगभग बन जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नोबेल शांति पुरस्कार जो आपका एक तरीके से देखा जाए 2024 इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें पहला जो आपका करंट अफेयर ये नोबेल शांति पुरस्कार से है। तो नोबेल शांति का पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ सकता है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ सकता है। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो जो नोबेल शांति का पुरस्कार है इसकी घोषणा 11 अक्टूबर को होती है और घोषणा करने वाली जो संस्था होती है ओस्लो जो नॉर्वे होती है ना, नॉर्वे में ये संस्था है, ठीक है? स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये आपका पुरस्कार की घोषणा की जाती है। विजेता यहाँ पे देखा जाए जापानी संगठन जिसका नाम क्या है, निहोन हिंडाक्यू। निहोन हिंडाक्यू एक जापानी संगठन, इसको याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ किस लिए मिला है, तो परमाणु हथियारों से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास हेतु ये आपका जो शांति का नोबेल पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता था ईरान की मानवाधिकारी कार्य करती थी, ठीक है? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद एक अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपको पता है कि 23 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है? और इसका उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे देखा जाए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने और केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है? कहाँ पे बन रहा? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। तो कहने का मतलब भारत का पहला जो संविधान संग्रहालय बन रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
कहाँ पे बन रहा है, तो सोनीपत हरियाणा में बन रहा है। किसने उद्घाटन किया, तो लोकसभा अध्यक्ष और विधि मंत्री जो हैं, एक तरीके से विधि राज्य मंत्री हैं, ठीक है, तो अर्जुन आपका राम मेघवाल ने। अन्य तथ्य देखा जाए तो उद्घाटन के अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक जो आपका यहाँ पे देखा जाए पहले रोबोटिक टूर गाइड का भी अनावरण किया गया, जिसे श्रमविद नाम से जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर अगला करंट अफेयर देखा जाए, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। कौन कौन सी 5 भाषाएं, थोड़ा देख लेते हैं, प्रश्न बन सकता है। तो 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसके द्वारा 5 भाषाएं आपकी मराठी, पाली, प्राकृत, बंगला और असमिया को एक तरीके से शास्त्रीय भाषा का दर्जा यहाँ पे देखा जाए तो प्रदान किया गया है। वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, यहाँ पे आप लोग बताइएगा। कुल आपको वर्तमान में की अगर बात करूँ तो 11 हो गई हैं। ठीक है, वर्ष 2004 में तमिल जो है ये एक तरीके से शास्त्रीय भाषा पहली बनी थी। तो इस तरीके से पहली जो शास्त्रीय भाषा बनी थी वो आपकी यहाँ पर देखा जाए कौन सी थी, तो तमिल थी। ठीक है, संस्कृत इसके बाद बनती है। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। और जो भाषा होती है उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की तिथि इस प्रकार है, आइए देखें। जैसे सबसे पहले तमिल बनी थी, पूछ सकता है 2004 में, फिर संस्कृत बनी 2005 में, तेलुगु बनी 2008 में, कन्नड़ भी बनी आपका यहाँ पे देखा जाए तो कब 2008 में ही, मलयालम बनी आपका 2013 में और उड़िया बनी आपका यहाँ पे 2014 में। तो पहले ये आपका 3 गुना की 6 थी और 6 5 11 आपका वर्तमान समय में कुल 11 हो गई है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 127वां करंट अफेयर अभी कहा, दरअसल इनके जो प्रश्न थे, मतलब प्रश्न उत्तर के माध्यम से सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मैंने सोचा पूरा एक ही मतलब जिस तरीके से व्याख्या दी उस व्याख्या को पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। देखिए, 73वां जो मिस यूनिवर्स का खिताब 2024 में मिला है, ये 16 नवंबर 2024 को मैक्सिको में आयोजित हुआ था। कहाँ पे, मैक्सिको में आयोजित किया था। और खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थिलविंग ने जीता है। ठीक है, और जो बुकर पुरस्कार 2024 से ब्रिटिश लेखक है जिनका नाम क्या है, सामंथा हार्वे को अंतरिक्ष आधारित उपन्यास जिसका नाम है ऑर्बिटल के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल किसको मिला है 2024 का, तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित है। कहाँ पे, थाईलैंड में ये हुआ था, बैंकॉक में। ठीक है, और प्रयोक्ता का खिताब भारत की रेचल गुप्ता ने जीता है। तो ये भी याद रखें, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। और द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 का पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है यहाँ पे उपमन्यु चटर्जी। ठीक है, तो ये पुरस्कार उनके उपन्यास लोरेंजो सर्जेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से करंट अफेयर। अब यहाँ पे देखा जाए इनके कुछ प्रश्न हैं तो इनको हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हैं। 128वां प्रश्न हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 128वां प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, 128वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए इंडियन जो फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है वो आपका पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन ये है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। तो 128वां का आंसर हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसका आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, 128वां का आंसर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये रहा 128वां का आंसर यहाँ पे देखिए। तो 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, इसका आयोजन आपको पता कहाँ पे हुआ था, तो गोवा में हुआ था। कहाँ पे, गोवा में हुआ था। इस तरीके से याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। आयोजक अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इंटरनेट जो आपकी सोसाइटी ऑफ गोवा है, इसके द्वारा आपका यहाँ पे ये जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था इसका आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पे देखा जाए जो कि गोल्डन पिकॉक नाम से यहाँ पे अवार्ड मिलता है ना, वो आपका साउले बुलेटवेटे को इनकी फिल्म है जिसका नाम है टॉक्सिक को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये आपका देखा जाए फिल्म निर्देशन, इनका नाम क्या है, फिलिप नोएस ऑस्ट्रेलिया को मिला है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये आपका विक्रांत मेसी को मिला है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे याद। फोकस कंट्री कौन था इस अवार्ड में, तो ये थोड़ा सा अगर आप लोग बता सकते हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 128 का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप लोग को सारी व्याख्या मैंने लगभग बता ही दी है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे देखा जाए क्या बताइए, तो यहाँ पे बन जाएगा देखा जाए तो क्या, तो यहाँ पे देखा जाए मिथुन चक्रवर्ती जी बताइए। यहाँ पे विक्रांत मैसी हो जाएंगे ना आंसर, तो विक्रांत मैसी जी आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को याद करते हुए चलिएगा। अगला करंट अफेयर है कि 1 जनवरी 2025 को किस यूरोपीय देश में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बताइए कौन सा एक आपका कह सकते हैं यूरोपीय देश बना है जिसने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आइए इसको भी हम लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से इसीलिए मैंने व्याख्या यहाँ पे लगाई है ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, कोई डाउट आपको यहाँ पे ना रह जाए। तो 129वां है कि यहाँ पे देखा 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लगाने मतलब लागू करने वाला यूरोपीय देश बना कौन सा, स्विट्जरलैंड बना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए स्विट्जरलैंड पहला देश बना है। ये निर्णय 2021 में जनमत संग्रह द्वारा लिया गया था। जनमत संग्रह में 51% जनता ने प्रतिबंध का समर्थन किया था। उल्लेखनीय कि फ्रांस पहला यूरोपीय देश बना था जिसने वर्ष 2011 में सार्वजनिक स्थल पर बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड ना।
स्विट्जरलैंड आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि जो 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस यहाँ पे देखा जाए सम्मेलन हुआ, एक तरीके से निम्नलिखित कथन दिए गए, आपको बताना कौन से कथन आपके यहाँ पे सही है। जैसे कि इसका आयोजन 28 से 30 दिसंबर 2024 के मध्य वाराणसी में किया गया। इसका मुख्य विषय था बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, भागीदारी और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आपको सही उत्तर बताना है, यहाँ पे बताइए क्या आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पे केवल एक सही है, केवल एक सही है, मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नीचे है। ठीक, तो हम लोग व्याख्या के माध्यम से चीजों को देख लेंगे ताकि कभी डाउट ना बने। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 13वां आपके यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रीय बीज कांग्रेस हुआ था, इसका आयोजन 28 से 30 नवंबर 2024 को हुआ। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। दरअसल इसका आयोजक देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है और उसका जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है तथा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ने संयुक्त रूप से इसका एक तरह से आयोजन किया। मुख्य विषय ये था बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस तरीके से 130 प्रश्न हो गया। चलिए 131वां देखते हैं। 131वां प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, आंसर के साथ पूरी व्याख्या में बता रहा हूँ। इस तरीके से चीजों को याद करते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पे थोड़ा सा 131वां, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जो है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो आपका लेट साइल टोबैको, तो ये बोत्सवाना के हैं, उनको मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट सिफान हसन नीदरलैंड के, उनको मिला है। पुरुष राइजिंग स्टार यहाँ पे देखा जाए तो आयुष मात्रे दरअसल भारत के हैं। महिला राइजिंग स्टार सेम्बो ओल्मावे इथोपिया की है। आपको यहाँ पे क्या बताना कौन सा सही नहीं है, चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला सही है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, तो इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे क्या नाम है इनका, यहाँ पे लेट साइल टोबको बोत्सवाना के, इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट यहाँ पे सिफान हसन नीदरलैंड की, इनको मिला है। पुरुष राइजिंग स्टार आयुष मात्रे को नहीं मिला। ये यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ ये किसको मिला है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पुरुष जो आपका यहाँ पे राइजिंग स्टार है, तो राइजिंग स्टार दरअसल इनका नाम है आपका मेटिया फुरलानी। ठीक है, मेटिया फुरलानी। तो इस तरीके से याद है, क्योंकि व्याख्या में नीचे दिया गया तो उस तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे फिर से आपका डी वाला भी सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार आपको क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। यहाँ पे उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ऐसे भी प्रश्न इस बार बन सकता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न प्रैक्टिस सेट में अगर किसी कोई बना रहा है तो कुछ सोच के बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी बता रहा है। ठीक है, बी बता रहा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पे चीजें अच्छे से देख लेते हैं, इसीलिए व्याख्या यहाँ पे नीचे लगाई गई है। तो 132वां प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है। 132वां, एक सेकंड रुकिएगा बस, चीजें आ जाएंगी सामने। ठीक है, देखिए 132वां प्रश्न यहाँ पे ये रहा। अगर मैं बात करूँ विश्व रेडियो दिवस, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो थीम थी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बाद विश्व मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को मिलेगा। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी थीम थी इस बार की क्या, तो ब्रेकिंग बैरियर, यहाँ पे ब्रिजिंग गैप। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को। इस वर्ष की थीम क्या थी, माउंटेन सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपको पता है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष की थीम थी सेलिब्रेटिंग द कंट्रीब्यूशन एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद 133वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 133वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा 133वां प्रश्न, एक सेकंड। ठीक, चलिए 133वां प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। कह रहा गणतंत्र दिवस परेड 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन से आपके कथन जो है वो सही हैं। तो जैसे कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित झांकी पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार गुजरात राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी को प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पे सही बताना है। 133 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे दोनों गलत हैं, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है तो गलत है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे तो सी बनेगा, मतलब ये भी आपका गलत है और ये भी आपको यहाँ पे गलत है। अब इसकी व्याख्या देखना पड़ेगा, तो इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। 133 की व्याख्या हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में याद रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सबसे जो मार्चिंग आपके हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय द्वारा 29 आपका जनवरी को घोषणा की गई शीर्ष 3 झांकी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार है। देखिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था, महाकुंभ की थीम पर थी, जिसका यहाँ पे देखा जाए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा जो स्थान था वो त्रिपुरा को मिला है, शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा जो आपकी खर्ची पूजा होती है उसकी उस पे बेस मतलब उस थीम पे था ये। तीसरा स्थान मिला आंध्र प्रदेश को। ठीक है,
और सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी देखा है जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल को दिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी यहाँ पे जनजातीय कार्य जो मंत्रालय की झांकी थी उसको आपका ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी जो थी दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल थी। तो इस तरीके से ये भी पूरा करंट अफेयर आपके यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है, 133 के बाद 134 हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे। तो ये क्या आपको सही लग रहा है ना? इस तरीके से आंसर भी यहाँ पे मैं पढ़ते हुए चल रहा हूँ व्याख्या के साथ। तो आई होप कि आप लोग को चीजें पसंद आएंगी। चलिए, यहाँ पे 134वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 82वें गोल्डन जो आपका ग्लोब अवार्ड होता है इसके बारे में कुछ कथन दिया गया, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए 134 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिल्म द ब्रूटलिस्ट में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो जीता है। फिर कह रहा है ब्रैडी कार्बेट को फिल्म एमिलिया पेरिस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार वो प्रदान किया गया। पायल कपाड़िया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक बनी है। एंड्रियन ब्रॉन्डी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सही नहीं है, बी वाला आपका यहाँ पे सही नहीं है। मतलब ब्रैडी कॉर्पोरेट है वो ब्रैडी कॉर्पोरेट को फिल्म एमिलिया पेरिस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला, ये दरअसल यहाँ पे गलत है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे व्याख्या के साथ चीजों को देख लेंगे ताकि चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये प्रश्न संख्या आपका 134 है ना, 134 पे चलते हैं। 134 पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 134 एक सेकंड बस दीजिएगा। हाँ ये रहा। देखिए 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखा जाए तो इसका आयोजन आपका 5 जनवरी 2025 को कहाँ पे, तो एक जगह बेवर्ली हिल्टन दरअसल लॉस एंजलिस में पड़ती है कैलिफोर्निया में। ठीक है, वहाँ पे हुआ था। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म थी आपका यहाँ पे ड्रामा में द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में एंड्रियन ब्रॉन्डी फिल्म आपका ब्रूटलिस्ट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें ड्रामा में तो फर्नांडा टोरेस फिल्म आई एम स्टिल हियर। ठीक है, इस तरीके से इनको अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म अगर देखा जाए संगीत या फिर हास्य श्रेणी में एमिलिया पेरेज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी एमिलिया पेरेज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ब्रैंडी कॉर्बेट थे फिल्म आपका द ब्रूटलिस्ट के लिए। पायल कपाड़िया जो है मतलब पायल कपाड़िया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो था 2025 के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक बनी। फिल्म इनकी थी क्या, ऑल वी इमेजिंग एज लाइफ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 135वां प्रश्न आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। 135वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 135वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ये रहा। कह रहा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के लिए जो आपका बाल साहित्य सम्मान होता है के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं आपका है। तो 135 का आंसर क्या बना, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान जो है ये डॉक्टर करुणा पांडे जी को मिला है। सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर आरपी सारस्वत को मिला है। अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर मोहम्मद अरशद खां को मिला है। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान ये डॉक्टर मुकुट मणिराज को मिला है। बताइए इनमें से कौन सा एक सही नहीं 135 में। तो 135 में कौन सा आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे डी सही नहीं है। डी मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो शिक्षार्थी बाल चिकित्सा चित्रकला सम्मान है ये मुकुट मणिराज बता रहा है, ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये दिलीप शर्मा को मिला अलीगढ़ के। तो इस तरीके से यहाँ पे व्याख्या देख रहे थे, क्या व्याख्या देखें यहाँ पे हो गया ना, ये यहाँ पे 135 का चलिए हो गया। किसको मिला है, तो दिलीप शर्मा जी को मिला। बस इतना से याद रखिएगा, नीचे व्याख्या दी गई है, बाकी सब कुछ सही यहाँ पे है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। तो 136 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 136 का आंसर आपका बनेगा कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा, नई दिल्ली में। इसकी व्याख्या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उसकी इसमें उद्घाटनकर्ता वगैरह सब लोग होते हैं ना, इसलिए जरूरी हो जाता है। 136 का आंसर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए 136 का आंसर यहाँ से होगा, ये देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव अगर देखा जाए इसका आयोजन तिथि आपका 4 से 9 जनवरी 2025 के मध्य हुई। आयोजन स्थल आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी थे। मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य था गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक, चलिए 136 हो गया। 137 देख लेते हैं। 137वां प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया, तो बस इसको आप लोग देख लीजिएगा एक दो बार, चीजें आपकी पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। 137वां प्रश्न ये रहा, कह रहा पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी के लेखक कौन है। तो ये तो प्रश्न इसी तरीके से आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस पुस्तक के लेखक है यहाँ पे अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत मतलब आपका आंसर यहाँ पे बनेगा क्या, तो डी बनेगा। ठीक है, अमिताभ कांत आपके आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। ठीक है, सुधा मूर्ति जी की एक पुस्तक है जिसका नाम द सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो विक्रम संपत है, इनकी एक पुस्तक है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर जो आपका इंटरगेम था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे
इंटरग्राम, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो और किसका नाम बच रहा है, अमिताभ घोष जी का बच रहा है, ठीक है। अमिताभ घोष जी ने लिखा है हाउ इंडिया स्केल माउंट T20, ये तो हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अमिताभ घोष जी ने ये लिखा है, क्या नाम है इसका, वाइल्ड फिक्शन, एक ऐसे से, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन आपके यहाँ पे सही नहीं है? किसके बारे में? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो यहाँ पे देखा जा कह रहा है कि इसका आयोजन 23 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य आपका किया गया। मुंबई ने हरियाणा को पराजित कर अपना दूसरा खिताब जीता। टूर्नामेंट में का सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है वो अजिंक्य रहाणे जी को चुना गया। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ विकेट चंडीगढ़ के खिलाड़ी जगजीत सिंह ने लिया है। अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका बी आंसर बता रहा है, बी आंसर यहाँ पे बता रहा है। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं 138 का। 138 की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। 138 यहाँ पे रहा, देखिए कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका आयोजन आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे हुआ था। तो एक तरीके से देखा जाए 23 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य हुआ था। कुल 38 टीमें इसमें शामिल थी। मुंबई का अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये दूसरा खिताब है। उप विजेता मध्य प्रदेश था और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे बने हैं, ठीक है, मुंबई से। सर्वाधिक रन इन्होंने बताया था 469, सर्वाधिक विकेट जगजीत सिंह चंडीगढ़ के थे, 18 विकेट लिया था इन्होंने, ठीक है। 139वां प्रश्न आज का यहाँ पे क्या होगा, मतलब करंट अफेयर का यहाँ पे देखा जाए 139वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, ये रहा प्रश्न, फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और बताइए कि इनमें से कौन से कथन क्या है भैया, तो सही है, आपको सही कथन कौन सी ये बताना है। देखिए फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के मध्य न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी डी गुकेश ने चीन के खिलाड़ी यहाँ पे डिंग लीरेन को पराजित कर खिताब जीता है। तो इस तरीके से आपका आंसर 139 का क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए तो पहला क्या कह रहा है, फिडे विश्व चैंपियंस जो आपको 2024 का आयोजन था ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था ना, ये आपका सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे, सिंगापुर में, ये आपका सिंगापुर में हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सिंगापुर लिख लीजिएगा क्योंकि अभी नीचे व्याख्या दी गई है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे, ये आपका सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ये सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। और इस तरीके से ये गलत हो गया, बाकी ये सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे केवल 2 बनेगा, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि हिंदी अकादमी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए सलाका सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे बताइए सलाका जो सम्मान है किसको प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया, अगर यहाँ पे नाम देखा जाए तो चित्रा मुर्दुगल को, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो सी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। 2023 के लिए मिला था प्रोफेसर निर्मला जैन जी को, मतलब 22-23 के लिए, और 23-24 के लिए मिला था अशोक वाजपेयी को, 24-25 के लिए चित्रा मुर्दुगल जी को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, फिलहाल इन सब की जो व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अगला जो पेपर यहाँ पे उसको देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए चलिए तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का करंट अफेयर है। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा शांति नोबेल पुरस्कार के बारे में है कि यहाँ पे कह रहा है हांगकांग नोबेल साहित्य का, शांति नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, साहित्य का माफ करेगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये। देखा जाए हांगकांग नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरिया लेखा है। हांगकांग को उनके उपन्यास द व्हाइट बुक के लिए नोबेल का जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। तो यहाँ पे देखिए पहला सही है और आपका दूसरा गलत है, तो आंसर तो आपका बन जाएगा यहाँ पे केवल एक, केवल एक, मतलब आपका सी आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, केवल एक बनेगा ना, पहला तो गलत मतलब दूसरा आपका गलत है, ठीक। दरअसल इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें तो यहाँ पे व्याख्या होगी नीचे ही व्याख्या होगी यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हांगकांग नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक है। कथन पहला सही है, हालांकि उन्हें ये पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य, ठीक है, के लिए प्रदान किया गया जो कि ऐतिहासिक साजिशों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, ना कि आपका इसके लिए, ठीक है। इस तरीके से दूसरा गलत है। चलिए अगला आपका प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा था, थोड़ा सा देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। हाँ, केन बेतवा नदी जोड़ो जो राष्ट्रीय परियोजना है, इसके बारे में कुछ आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा क्या है। तो आपके यहाँ पे सही, जैसे कि कह रहा है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के महोबा में किया। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना अर्थात एनपीपी के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। तो देखिए यहाँ पे पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ ये एमपी में हुआ था ना, एक तरीके से इसका उद्घाटन एमपी में करते हैं ना कि महोबा में। दूसरा आपका सही है, दूसरा आपका यहाँ पे क्या है, तो सही है, तो केवल 2 आंसर लगाइएगा, केवल 2 आपका आंसर यहाँ पे लगाइएगा। इसकी व्याख्या यहाँ से हम लोग सीधे देख लेते हैं क्योंकि व्याख्या के साथ ही चीजें आपका सही रहेंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो
में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और ये परियोजना आपका देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट पूरा सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पे क्या कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पे। हाँ, दिसंबर 2024 में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है? सीमावर्ती सौर गांव आपका कौन सा बना? तो ये फैक्चुअल सा प्रश्न है। मसाली आपका गुजरात का बना है ना, मसाली गुजरात का बना है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ व्याख्या होगी, तो इस देखिए यहाँ पे ये, तो मसाली देखा जाए, मसाली गुजरात को दिसंबर 2024 में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। यह गांव गुजरात के देखा जाए तो बनासकाठा जिले के आपका सुरेगाम तालुका में स्थित है, और भारत पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली जो आपकी योजना है उसके तहत विकसित किया गया है, और यहाँ सभी 119 घरों के रूफटॉप पर एक तरह से सौर पैनल लगाए गए हैं। ठीक है, जिससे कुल 225.5 किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कथन कारण टाइप का बनाया है प्रश्न। हाँ, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 29 पदक जीते। कारण कह रहा है भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भाग लिया, जिससे पदक तालिका में वृद्धि हुई है। आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पे। आपका क्या सही उत्तर बनना है बताइए, यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा। ठीक है, बताइए जो प्रश्न संख्या ये आपका चौथा, इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बता रहा है कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपका डी आंसर बता रहा है। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथे की। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, ये रहा देखिए। अगर मैं बात करूँ तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य जीते थे, जो कि पैरा ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन अब तक का रहा है। तो कथन तो सत्य, भारत ने पहली बार पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भाग लिया, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं था जिससे भारत ने पदक तालिका में सुधार हुआ है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 5वां देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये हो गया इसका 5वां प्रश्न, देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित दिवसों पर आपको थोड़ा सा क्या करना है कि दिवस के हिसाब से कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इस तरीके के 2 प्रश्न आपको मिल चुके हैं यहाँ पे। तो पहले तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं व्याख्या पे, चीज़ों को समझ लेते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ पे बता रहा है सी। सी मतलब समझ रहे हैं 1 2 3 4, सर 1 2 4 3, ये आपका आंसर है। आइए थोड़ा सा व्याख्या से हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा देखिए 5वां, कह रहा है विश्व जो आपका यहाँ पे सांस्कृतिक दिवस है 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष जो श्रावण मास है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी मतलब ये पहला राष्ट्रीय, और यहाँ पे पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया था। इसकी थीम थी यहाँ पे टचिंग लिव वाइल टचिंग द मून। ठीक है, इंडिया स्पेस सागा। राष्ट्रीय खेल दिवस अगर देखा 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता है यह दिवस जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मनाया जाता। जो थीम थी इसकी मुख्य विषय था पर्यटन और शांति। ठीक है, पर्यटन और शांति इसका मुख्य विषय था। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखें। चलिए फिर अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए जो पर्सन ऑफ द ईयर होता है ना वो किसे चुना है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है। आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपको यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे ना, आंसर आपको यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला आपके यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना। देखिए इस टाइप के प्रश्न ये थोड़े नए हैं, लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए। आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा, लेकिन इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आइए 7वें प्रश्न की व्याख्या हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इधर ही होगी, ये रहा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, लता मंगेशकर जी के उनका निधन हुआ था आपका 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए मनो बाला वहाँ पे थी ऑप्शन में, तो उनका निधन हुआ था 3 मई 2023 को। ठीक है, और मनो बाला एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री है। यहाँ पे मनो बाला मनो बाला नाम इनका। ठीक है, ये अभिनेता है, माफ करिएगा। ठीक, साथ साथ में निर्देशक भी हैं और हास्य कलाकार थे। रतन टाटा जी का यहाँ पे देखा जाए निधन होता है 9 अक्टूबर 2024 को। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहीं पे काक का निधन कब होता है, तो 1 जनवरी 2025 को। तो इस तरीके से यहाँ पे डेट पता चल गई, आंसर आपको याद होगा। और काक एक प्रसिद्ध क्या थे, तो भारतीय कार्टूनिस्ट थे, मतलब कार्टून बनाते थे, जिन्होंने जनसत्ता, आपका नव भारत टाइम्स जैसे अखबारों में काम किया है। काक का असली नाम क्या था, हरिश्चंद्र शर्मा था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, तो 8वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आप सबको पता है यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, गोरखपुर ना। गोरखपुर आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो गोरखपुर आपका आंसर यहाँ पे बन गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था पूछ सकता, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8वां यहाँ पे ये रहा। देखिए पूर्वांचल का जो पहला सैनिक स्कूल है ये गोरखपुर में खोला गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 7 सितंबर 2024 को। ठीक है, ये स्कूल
कक्षा 6 से 12 तक आवासीय शिक्षा के साथ आपका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, नवा प्रश्न देखा जाए। नवा प्रश्न है कि कथन कारण टाइप का बनाया है। कह रहा है PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के बीच डॉकिंग का प्रदर्शन करना था। कारण क्या, स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित उपग्रह में से SDX-01 को चेंजर और SDX-02 को टारगेट के रूप में नामित किया गया था। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 9 है। तो इसका आंसर बन आपका कथन कारण दोनों से, आपका व्याख्या भी करा तो आंसर आपका बी बन जाता। तो इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न होगा ये रहा 9। देखिए इसरो का एक यहाँ पे देखा जाए, इसरो ने PSLV 60 से स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में जो डॉकिंग प्रौद्योगिकी होता है उसका प्रदर्शन करना था। इस मिशन के अंतर्गत 2 छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें SDX-01 को चेंजर और SDX-02 को टारगेट की भूमिका सौंपी गई। इन उपग्रहों ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉकिंग करके एक इकाई बनाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या है उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। 10वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है। जैसे कि ये योजना केवल पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत कुल 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। आपको सही बताना है, बताइए 10वें का आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 10वें का आंसर केवल 2 सही है, मतलब यहाँ पे ये सही ये गलत है। ठीक है, सही बताना है ना, यहाँ पे सही बताना, तो केवल 2 सही है। आइए थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे दरअसल इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य लाभ के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे केवल गर्भवती महिला लिखा था, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट की योजना एक केंद्र प्रायोजित आपकी योजना है, जिसके अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी हैं उनको 5,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि के माध्यम से उसके बैंक डाकघर खाते में प्रदान की जाती है। यह लाभ पहली संतान के लिए दिया जाता है। पात्र जो लाभार्थी हैं उनको जननी जो सुरक्षा योजना है उसके तहत संस्थागत प्रसव के बाद स्वीकृत मानकों के अनुसार 1,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन भी आपका प्रदान किया जाता है, जिससे कि औसतन एक महिला को कुल मिलाकर 6,000 रुपये की जो राशि है वो प्राप्त की मतलब होती है। इसके अधिक दूसरी संतान यदि वह कन्या हो तो इसके लिए भी 6,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि आपको यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए 1 अप्रैल 2022 की बात है से आपका यहाँ पे ये योजना एक तरह से देखा जाए तो अम्ब्रेला मिशन के तहत आपका स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे PMMYV की अगर VY की अगर मैं बात करूँ तो किस्तों की संख्या 3 से घटाकर अब 2 कर दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज के यहाँ पे 11वां प्रश्न होगा। 11वां प्रश्न यहाँ पे ये रहा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं जैसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है पहला कि आयोजन स्थल कुरुक्षेत्र में, भागीदार राज्य उड़ीसा, भागीदार देश नेपाल, आयोजन तिथि 28 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य। इस टाइप से भी प्रश्न बन सकता है। सोचिए एक ही प्रश्न में 4 मतलब एक तरह से 4 ऑप्शन है लेकिन 4 स्टेटमेंट इसने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न अगर आए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें पूरा करंट अफेयर अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए भागीदार जो देश है आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, नेपाल, ये गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि व्याख्या देखना बहुत जरूरी हो जाता है जब इतना बड़ा प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। ठीक है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य हुआ है। ठीक, इसे हरियाणा सरकार और आपका जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसके द्वारा आपका 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इस महोत्सव का जो भागीदार राज्य था वो उड़ीसा था, भागीदार देश जो था संयुक्त गणराज्य तंजानिया था। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, और मैं फिर से कहूँगा अगर ये एक तरीके से कंपाइलेशन अगर आपको पसंद आती है और ये आपके लिए उपयोगी लगती है, वैसे उपयोगी तो होगी, तो इसको आप लोग शेयर और मतलब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सेमिकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे ये आयोजन ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य हुआ और इसका केंद्रीय विषय शेपिंग था सेमीकंडक्टर फ्यूचर था। उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की है। आपको सिंपल से यहाँ पे सही बताना कौन सा सही उत्तर हो रहा है, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 12 के लिए। तो 12 का आंसर यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। इस तरीके से चीज़ें जब आए, जब दोनों कथन बिल्कुल सही होते तो हमें थोड़ा सा नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये पहला भी सही है, आपका दूसरा भी सही है। तो आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। वैसे दोनों कथन सही है, तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं गई है, देखिए वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए क्या कह रहा है आपका प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
धरड़ी अर्थात मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटाबेस के बारे में सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 13 के लिए, तो यहाँ पे आंसर बनेगा यह डेटाबेस गर्भावस्था की पहली तिमाही के मानव भ्रूण मस्तिष्क पर आधारित है। ये आपका यहाँ पे देखा जाए तो सही नहीं है, तो कहने का मतलब आपका डी आंसर सही नहीं है। बाकी इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं कि धरड़ी डेटा सेट IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र द्वारा तैयार किया गया, सही बात है। यह डेटा सेट विश्व का पहला मानव भ्रूण मस्तिष्क का उच्च विभेदन क्षमता वाला 3D छवि संग्रह है, सही है। धरड़ी में 5132 मस्तिष्क खंडों को डिजिटल रूप से कैप्चर किया गया और यह ओपन सोर्स पोर्टल पर उपलब्ध है, ये भी सही है। तो ये कैसे गलत है, इसको थोड़ा सा हम लोग व्याख्या के साथ देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए धरड़ी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डेटाबेस IIT मद्रास का जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहाँ पे देखिए डी सही उत्तर नहीं है, मतलब यहाँ पे मतलब एक तरीके से डी सही नहीं है, क्योंकि ना कि ये पहली तिमाही पर आधारित है, दरअसल गर्भावस्था की दूसरी तिमाही पर आधारित है, ना कि तीसरी तिमाही पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है आपका, विश्व ध्यान दिवस। विश्व ध्यान दिवस के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि भारत ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया था। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या बनेगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है, दूसरा आपका यहाँ पे गलत है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, चीज़ें और समझ में हमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने के प्रस्ताव में अहम भूमिका निभाई है। प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया, न कि 23 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मतलब आज का 15वां प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, ये प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताएं इनमें से कौन से कथन सही है। जैसे कि कथन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई और यह अक्टूबर दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। अक्टूबर दिसंबर का समय भारत में वनावरण मानचित्रण के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस दौरान मेघ मुक्त आकाशीय स्थिति रहती है। तो बताइए यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 के लिए आंसर क्या बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 के लिए आंसर बन रहा है कथन कारण दोनों सही है, और अब यहाँ पे व्याख्या भी करा, मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी बन रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद, थोड़ी देखिए व्याख्या में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है, तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे देखा जाए, देखिए एक्स्ट्रा नहीं दिया ना, बस वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कथन कारण टाइप का बनाया है यहाँ पे फिर से। तमिलनाडु लौ युग की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक बनकर उभरा है। तूतुकुड़ी जिले के शिवगलाई स्थल से प्राप्त रेडियो कार्बन साक्ष्यों से ये प्रमाणित हुआ कि दक्षिण भारत में लौ युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व हुई थी। प्रश्न संख्या 16 का आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, आप जल्दी से बताइए। तो 16 का आंसर यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है, तो मतलब आपका यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये करंट अफेयर का प्रश्न है जिससे बहुत जरूरी हो जाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है, जिसमें न्यायालय जो भवन है उसको सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में भवन के ऊपर अशोक स्तंभ तथा नीचे संस्कृत में श्लोक सत्यमेव जयते अंकित है। तो सत्यमेव जयते तो अंकित नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा, केवल एक बनेगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में इस बार ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे कि 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और जो प्रतीक है, जो इसका चिन्ह है, उसका अनावरण किया। और ये ध्वज नीले रंग का है। इसमें संविधान के खुले पन्नों से उभरता हुआ गोलाकार न्यायालय भवन दर्शाया गया है, जिसे सुनहरे रंग में चित्रित किया गया है। जो भवन है उसके ऊपर अशोक आपका चक्र दर्शाया गया। इस पूरी डिजाइन को एक वृत्त में दिखाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जिसके नीचे भाग में संस्कृत में श्लोक लिखा है, यतो धर्मस्थो जय। ठीक है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये इसका मतलब होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। जो आपका ये डिजाइन है आप सर्वोच्च न्यायालय के एक नए प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका संजीव जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका यहाँ पे प्रश्न है कि एशिया स्वच्छ भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो बता सकते हैं आप लोग कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है आपका यहाँ पे देखा जाए टोक्यो में। तो यह इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने 19 प्रश्न थे, 19 प्रश्न देखा। चलिए अब इसके बाद अगला जो आपके यहाँ पे पेपर है तीसरा वाला, उसको हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं।
इसका पहला जो करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला करंट अफेयर, चलिए पहला करंट अफेयर है कि चिकित्सा विज्ञान के नोबेल जो पुरस्कार होते हैं के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही है। तो जैसे पहला कह रहा है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकोन को माइक्रो आरएनए की खोज के और जो यहाँ पर ट्रांसलेशन जीन नियमन होता है में इसकी भूमिका के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। माइक्रो जो आरएनए होता है उसकी खोज वर्ष 1993 में की गई थी और यह जीन नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए पहला गलत बता रहे हैं और दूसरा आपका यहाँ पे सही है। पहला गलत बस इस कारण से है, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, देखिए इन दोनों लोगों को तो मिला, मैंने आप लोग को याद भी कराया था कि इसको क्या कर लीजिएगा, इसको एम्बुलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे रकून को खून कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये संबंधित किससे होता है, चिकित्सा से। इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा केवल दोस्त, ठीक है। चलिए देखिए व्याख्या देख लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 2024 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार होता है ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकविन को दरअसल माइक्रो आरएनए की खोज और जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन नियमन होता है इसके लिए दिया गया है ना, इसके लिए दिया गया है, बस इतना से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा था, देखा जाए अगला प्रश्न यहाँ पे है ये रहा। हाँ, विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, के अवसर पर केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर किन पक्षों के बीच समझौता यहाँ पे एक तरीके से हस्ताक्षर हुआ है। तो प्रश्न संख्या दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो केंद्र जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, आपका आंसर यहाँ पे बना बी। अगला कह रहा है जेड मोड सोनमर्ग सुरंग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन से कथन क्या है, तो ये सही है। आइए देख लेते हैं। जैसे कह रहा है जेड मोड सुरंग का पुनः नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में किया गया है। यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। तो प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा केवल एक सही है, दूसरा आपका यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से केवल एक मतलब आपका सी आंसर बनना चाहिए, तो सी आंसर बन गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से हम लोग। देखिए ये रहा आपका प्रश्न संख्या तीसरे की व्याख्या। जेड मोड सुरंग जिसे अब सोनमर्ग सुरंग कहा जाता है जम्मू और कश्मीर के जो गांदरबल जिला है ना, गांदरबल जिले में स्थित है और ये श्रीनगर सोनमर्ग लेह मार्ग पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। ये श्रीनगर अर्थात श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच नहीं है, बल्कि ये श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा चौथा, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किसे सौंपी गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए, आंसर बनेगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिवसों पर विचार किया जाता है, उन्हें कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हम लोग केवल आंसर देख रहे हैं, इसकी व्याख्या में हम लोग क्या कर लेंगे, तो पूरी चीजें देख लेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका बी बता रहा है, 4 3 2 1 है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 की व्याख्या यहाँ से देखिए, यहाँ से व्याख्या दी गई है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विश्व शिक्षक दिवस जो कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी, तो वैल्यूइंग टीचर, ठीक है, मतलब जो टीचर उनकी वैल्यू करिए, ठीक है। यहाँ पे इसी के आगे के वाइस टू वर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्टैक्ट फॉर एजुकेशन। विश्व डाक दिवस की अगर बात करें तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन, ठीक है, इस तरीके से है। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम थी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए विश्व शौचालय दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न, जो कि छठा होगा, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो प्रश्न संख्या छठे का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो आंसर आपका यहाँ पे कैटलीन क्लार्क आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, इस तरीके से सही है। इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न की, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो कैटलीन क्लार्क जो हैं ये एक अमेरिकी क्या है, तो पेशेवर यहाँ पे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्हें वर्ष 2024 के लिए टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना, ठीक है। चलिए सतह प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है आपका सतह प्रश्न। यहाँ पे सतह प्रश्न यहाँ पे ये रहा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 7वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए आंसर बन रहा है, ए आपका आंसर बन रहा है, लेकिन हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे, ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पे सही से। तो सबसे पहले अगर प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो पंकज उदास जी का निधन हुआ था 26 फरवरी 2024 को, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध गजल और पार्श्व गायक थे जिन्हें चिट्ठी आई है गीत के लिए जाना जाता है। सीताराम येचुरी की बात करूँ तो इनका निधन 12 सितंबर 2024 को हुआ था। सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है मार्क्सवादी वाली,
उसके वरिष्ठ आपके नेता थे और पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। रोहित बाल की अगर मैं बात करूँ तो इनका निधन होता है 18 नवंबर 2024 को। रोहित बाल एक प्रख्यात फैशन डिजाइनर थे जिन्होंने भारतीय फैशन उद्योग को जो उद्योग उसमें पारंपरिक और आधुनिक शैली का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे जाकिर हुसैन जी की बात करें तो इनका निधन होता है 15 दिसंबर 2024 को। ठीक है। और जाकिर हुसैन आपको पता है विश्व प्रसिद्ध तबला वादक थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक वैश्विक मंच की पर पहचान दिलाई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न होता है 8वां प्रश्न होगा यहाँ पे। ठीक है, इधर ही होगा, ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट 9 अगस्त 2024 को ISO जो आपका 9001 संबंधित 2015 होता है प्रमाणन मिला। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा ISO प्रमाणित कमिश्नरेट है। आपको यहाँ पे सही बताना क्या आंसर बन रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर बन रहा है केवल एक सही है। केवल एक सही मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा आपको यहाँ पे गलत है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, चीज़ें और हमें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को 9 अगस्त 2024 को ISO 9000 संबंधित 2015 प्रमाणन मिला है जो कि विश्व स्तरीय पुलिस सेवा के लिए दिया गया है। तो दूसरा कथन गलत ये है कि क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला है ना कि दूसरा है ISO प्रमाणित कमिश्नरेट। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 10वें की 9वें की। कथन कारण कर दिसंबर 2024 में चीन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबी जो एक तरह से स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कारण करें यहाँ पे ये स्पेस वॉक अंतरिक्ष अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुसन हेल्म्स और जिम वास द्वारा तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से की गई थी। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन रहा है। तो 9 का आंसर यहाँ पे ये तो सत्य परंतु आर आपका असत्य बता रहा है। ये तो सत्य है परंतु आर आपका असत्य बता रहा है। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 की हम लोग यहाँ से जल्दी से चीजें और सही हो जाएंगी। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो दिसंबर का ये करंट अफेयर है। दिसंबर 2024 में चीन के कैवी जूजे ठीक है और शोंग लिंगडोंग ने तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से 9 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जबकि कारण में जिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का उल्लेख है उन्होंने मार्च 2021 में ISS से स्पेस वॉक की थी, ना कि तियांगयोंग से। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि आज का 11वां करंट अफेयर होगा ना कि यहाँ पे देखा जाए तो 10वां भी। ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे कि ये योजना गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करती है। अन्य ग्रामीण परिवारों को 500 रुपये की एक मुफ्त राशि देनी होती है। तो इस तरीके से बताइए प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 10 है, इसका आंसर क्या बनेगा। तो एक तो सही लग रहा है, दूसरा पर गलत है। इस तरीके से केवल एक आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे जो 10 है, देखिए सौभाग्य योजना के तहत अगर देखा जाए तो गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है, इसलिए पहला कथन तो सही है। लेकिन दूसरा कथन गलत है क्योंकि यह अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों, कुल 500 रुपया होगा लेकिन 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में भुगतान करना होता है, ना कि एक मुफ्त आपकी किस्त जो होती है 500 रुपये की। ठीक है। और ये योजना सभी घरों तक बिजली पहुँचाने के लिए शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए। अगला प्रश्न मतलब 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा। कह रहा है 7वां तानसेन संगीत समारोह 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो 11 का आंसर बनेगा कहाँ पे, तो भैया ग्वालियर में अर्थात MP में। इस तरीके से सभी तो MP के ही है, मतलब ग्वालियर आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताने में से कौन से कथन क्या है तो सही, कौन से कथन सही है आइए देख लेते हैं। जैसे कि कह रहा है ये उत्सव लखनऊ में 15 से 20 नवंबर 2024 के बीच जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। ठीक है। इसमें 22 राज्यों के 50 लोक नृत्य के साथ साथ स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल थी। तो देखिए पहला सही है, पहला तो आपका सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है अभी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पहला सही है और दूसरा गलत है तो आंसर आपका केवल एक बनेगा, तो आंसर ए लगा लीजिएगा। ठीक है। आइए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। ठीक है। यहाँ पे व्याख्या इस तरीके से दी गई होंगी, 12 नीचे ही है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव 2024 है ये 15 से 20 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। और इसमें 22 राज्यों के 38 लोक नृत्य ना कि 50 और स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकारों ने भी इसमें शामिल एक तरह से अपनी प्रस्तुतियां शामिल थी। ठीक है। चलिए तो 50 की जगह 38 कर लेना था हमें, बस सही आंसर आ जाता। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाकुंभ 2025 भगदड़ जांच आयोग के सदस्यों में शामिल नहीं है। यहाँ पे शामिल नहीं पूछा, कौन शामिल नहीं है बताइए। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे।
प्रश्न संख्या 13 का आंसर बनेगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शामिल इसमें नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे देखिए, महाकुंभ 2025 भगदड़ जांच आयोग में हर्ष कुमार दरअसल ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। वीके गुप्ता ये सेवानिवृत्त आईपीएस हैं, और डीके सिंह ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। ये लोग शामिल हैं, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज का 14 प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा था, थोड़ा देखा जाए। प्रश्न संख्या 14 कि विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। स्थलों की संख्या 25 है, शामिल महाद्वीप 5 है, भारतीय स्थल भुज के ऐतिहासिक जल प्रणालियां हैं, चंद्रमा पर स्थल, अपोलो 11 का लैंडिंग जो स्थल है वो मंगल पर है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपका डी ही बनेगा, ठीक है। डी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे जो व्याख्या है, देखिए विश्व निगरानी सूची 2025 में 25 स्थल शामिल है। कितने? 25 स्थल शामिल है, जो कि 5 महाद्वीपों और चंद्रमा पर फैले हैं। भारत से भुज की ऐतिहासिक जल जो प्रणालियां हैं वो आपकी शामिल की गई हैं। अपोलो जो आपका 11 लैंडिंग स्थल है, ये आपका देखा जाए ट्रैंक्विलिटी बेस चंद्रमा पर है, ना कि आपका मंगल पर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे 15 क्या कह रहा है, चीन ने अपना पहला जो विदेशी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया है, तो ये किया आपका अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका। आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और ये 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया, ठीक है। चलिए अगला है कि कुछ व्यक्ति हैं और उनकी सूची दी, मतलब यहाँ पे उनका योगदान है। व्यक्ति हैं, उनके योगदान के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सुमेल करना है, सुमेल करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सुमेल करते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, हाँ ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दरअसल इनका संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो आर्थिक उदारीकरण से होगा। 1991 की बात है। एलन मस्क की अगर बात करें तो ये जो स्पेस एक्स और टेस्ला है उसके संस्थापक हो सकते हैं। और स्मृति ईरानी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो आपका महिला सशक्तिकरण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है। सत्य नारायण माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ठीक है। इस तरीके से आंसर पता चल गया आप लोग को। कह रहा स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है, तो लद्दाख में है ना। कहाँ पे है, तो लद्दाख में कुल 718 आपके स्नो लेपर्ड है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लद्दाख में 400 समथिंग है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग, यहाँ पे ये रहा 15 के, ये रहा, ठीक है। देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया 2019-23 के अनुसार ये रिपोर्ट आई है। कुल 718 स्नो लेपर्ड है, जिनमें से सबसे अधिक 477 लद्दाख में। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र का ठंडा, ऊंचा और दुर्गम इलाकों वाले स्नो लेपर्ड का प्रमुख आवास है। उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में 51 है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, 18 प्रश्न क्या कह रहा है, ये जा रहे हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि FIH हॉकी स्टार्स जो अवार्ड है उस 2024 वाला, उसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए पुरुष वर्ग में ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को मिला, जबकि महिला वर्ग में ये पुरस्कार यिम्बी जानसेन को दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार पुरुष वर्ग में PR श्रीजेश और महिला वर्ग में नीदरलैंड की एनी विंडेल को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 18 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जा रहा है, तो 18 का आंसर देखिए केवल 2 सही बता रहा है, पहला गलत बता रहा है। केवल 2 मतलब का आंसर यहाँ पे, तो ये बनेगा। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तब चीज़ें और सही से समझ में हमें आ जाएंगी। तो यहाँ से प्रश्न 18वां कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। देखिए FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 में पुरुष वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरुष जो है वो यहाँ पे पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह भारत के हैं, और महिला वर्ग में इबी जानसेन आपका नीदरलैंड की है, ठीक है, को मिला है। एक सेकेंड यहाँ पे सही नहीं बताना था ना, माफ करिएगा। यहाँ पे क्या नहीं बताना था आपको, यहाँ पे प्रश्न संख्या जो यहाँ पे सही नहीं बताना था, तो यहाँ पे ये सही है, माफ करिएगा, यहाँ पे गलती हुई थोड़ा सा। ये सही नहीं है ना, ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, तो सही नहीं है, 2 ही आंसर बनेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो गया, ठीक है। इस तरीके से सही मैं समझ गया हूँ, इस चीज़ को याद रखिए। इसलिए व्याख्या यहाँ पे बहुत जरूरी है, व्याख्या से आप लोग चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुरुष वर्ग के में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार तो PR श्रीजेश भारत को मिला है, जो कि सही है। लेकिन महिला वर्ग में ये पुरस्कार आपका देखा जाए तो जी आओ को मिला है, जो कि कहाँ की हैं, तो ये चीन की है, ठीक है। बस इतना से याद रखिए, नाथ की नीदरलैंड्स की है, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न क्या कर रहा है आपके यहाँ पे, 19वां प्रश्न है कि कथन कारण है। आइए देखिए, प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला प्रिसीजन परफॉर्मेंस फ्लाइंग मिशन है। कारण कर यह मिशन पृथ्वी की सतह से सूर्य के पूर्ण ग्रहण का अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनना है प्रश्न संख्या 19 के लिए,
19 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा बताइए आप लोग। तो 19 का आंसर बनेगा ए। मतलब ए तो सत्य परंतु आर आपका असत्य। कैसे असत्य, तो यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा। ए सत्य, आर आपका असत्य। आइए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 की। ठीक है, ये रहा आपका। देखिए, प्रोबा 3 मिशन जो है, जिसे इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को PSLV 59 से आपका प्रक्षेपित किया था, विश्व का पहला प्रिसीजन परफॉर्मेंस फ्लाइंग मिशन है जो कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है। ये 2 अंतरिक्ष यानों का उपयोग कर कृत्रिम ग्रहण जो है ग्रहण बनाता है। कारण यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो प्रोबा 3 है ये पृथ्वी से सूर्य ग्रहण देखने के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष में कोरोना के वैश्विक सॉरी जो कोरोना उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए डिजाइन आपका किया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये गलत जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन, यहाँ पे देखिए विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। उत्तर प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 आपके जिलों को, कौन कौन से, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड है, में विशेष जो शिक्षा जोन है, स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला जो आपका करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला करंट अफेयर जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका चौथा वाला जो प्रैक्टिस है उसका करंट अफेयर होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे जल्दी से आपका देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला जो करंट अफेयर इसको देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला करंट, वेटलैंड शहर मान्यता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में इंदौर और उदयपुर को 24 जनवरी 2025 को मान्यता मिली है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई है। तो ये करंट अफेयर हम लोगों ने घटना सार में पढ़ा था काफ़ी अच्छे से। आई होप कि आपको याद भी होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो ये सही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला आपका यहाँ पे सही बताना, तो पहला सही है, दूसरा गलत बता रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से ही चीज़ों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे व्याख्या देखिए, 24 जनवरी 2025 को इंदौर और उदयपुर को भारत के पहले वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता शुरुआत हुई थी 2015 से। ठीक है, ना कि 17 से, जब कॉप 12 हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगला प्रश्न यहाँ पे। ठीक, ये कह रहा है कि सूची को सूची 2 से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं भैया, और आपके कह सकते हैं यहाँ पे दिनांक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैं केवल आंसर बता देता हूँ, फिर नीचे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख लेंगे। तो आंसर आपका 4, 1, 2, 3 कहने का मतलब आपका बी आंसर यहाँ पे बन रहा है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझते हुए, तो और अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस योग के लाभों को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता दिवस अगर देखा जाए तो भारत का स्वतंत्रता दिवस जो दिवस है 15 अगस्त को मनाया जाता है, 1947 की बात है। ठीक है, चलिए विश्व एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, तो ये तो आसान सा था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला एक तरीके से घोषित हुआ है या फिर उस रूप में सम्मानित हुआ है। तो तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा बताइए आपको। प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा कोल्लम। कोल्लम ये कहाँ का जिला है बता सकते हैं। तो दरअसल ये आपका एक तरीके से देखा जाए केरल का जिला है ना। ठीक, चलिए अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार। यहाँ पे नोबेल का शांति पुरस्कार के बारे में कुछ प्रश्न बना, मतलब प्रश्न बनाइए, कुछ कथन दिए गए। जैसे ये पुरस्कार निहोन हिंडाक्यू को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए उनके प्रयासों और हिबाकुशा की गवाही के लिए दिया गया है। निहोन हिंडाक्यू की स्थापना वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के तुरंत बाद हुई थी। आपको सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। क्या होगा प्रश्न संख्या चौथे का आंसर बताइए आपको यहाँ पे। तो केवल एक सही बता रहे हैं यहाँ पे, केवल एक सही बता रहा है। कौन सा है, तो केवल पहला सही है और दूसरा गलत है। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए हम लोग। और तो यहाँ पे प्रश्न संख्या चौथे की व्याख्या देखा जाए, देखिए यहाँ पे जो नोबेल का शांति पुरस्कार है ये 2024 वाला निहोन हिंडाक्यू को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए आपका उनके प्रयास जो है उनके लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए लेकिन कथन दूसरा गलत है, क्योंकि जो निहोन हिंडाक्यू है इसकी स्थापना वर्ष 1945 में नहीं बल्कि 1956 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न यहाँ रहा, ये कह रहा है कि प्रोजित बिहारी मुखर्जी, यहाँ पे कह रहा है प्रोजित बिहारी मुखर्जी की पुस्तक ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स का मुख्य विषय क्या है।
तो इसका आंसर क्या बनेगा बताइए आप लोग यहाँ पे। इसका आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा आपको बताइए यहाँ पे, तो औपनिवेशिक भारत में नस्ल विज्ञान। कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका आईएसएफआर की जो रिपोर्ट आई 2023 वाली, उसके महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही नहीं है। जैसे आईएसएफआर 2023 के अनुसार देश का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33.33% है। आईएसएफआर 2021 की तुलना में आईएसएफआर 2023 में उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण 327.30 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं बताना आपको ना। तो देखा जाए यहाँ पे सही नहीं, तो पहला भी सही नहीं है और आपका दूसरा भी सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं होता, आपका आंसर तो डी बनेगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा। देखिए प्रश्न संख्या 6 की व्याख्या यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो आईएसएफआर 2023 के अनुसार कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 25.17% है, ना कि 33 इतना है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य है कि 33.3% वन और वृक्षावरण होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आईएसएफआर 2021 है उसकी तुलना में आईएसएफआर 2023 में जो वृद्धि हुई है वो 327.30 वर्ग किमी की यहाँ पे देखा जाए तो वृद्धि ना होकर कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई है ना कि वृद्धि हुई है, तो इस तरीके से दूसरा भी आपका गलत है। अगला प्रश्न आज का देखा जाए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ से समझते हैं हम लोग। कथन कर रहे, कह रहे भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण जनवरी 2025 में गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज से किया गया। ठीक है, कारण कह रहा है यह प्रणाली डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और इसका नाम महाभारत के एक दिव्यास्त्र से प्रेरित है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है प्रश्न संख्या आपका 7वें के लिए, बताइए 7वें का आंसर बनेगा ए तो सत्य है परंतु आर आपका यहाँ पे असत्य है। इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आइए प्रश्न संख्या 7 का आंसर यहाँ से व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो भार्गव जो शास्त्र ड्रोन है रोधी है, एक तरीके से प्रणाली है, इसका परीक्षण देखा जाए तो 12 और 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा के गोपालपुर जो शिवर फायरिंग रेंज है वहाँ से किया गया। कारण असत्य है क्योंकि ये प्रणाली डीआरडीओ द्वारा नहीं बल्कि सोलर ग्रुप की सहायता, जो सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी है ना इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, हालांकि इसका नाम महाभारत के एक जो भार्गवशास्त्र उससे प्रेरित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये रहा, कह रहा है कि राता पानी बाग अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र किन जिलों में स्थित है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 8 के लिए, तो ये बन जाएगा आपका रायसेन और सीहोर जिले में ना, मध्य प्रदेश में ये दोनों, तो रायसेन और सीहोर आपका जो क्षेत्र है उसमें आपका शामिल है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज का देखा जाए जो कि 9वां प्रश्न है, गूगल द्वारा विकसित है आपको यहाँ पे क्या कह रहा है बिलो क्वांटम, ठीक है, चिप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना क्या है इनमें से, देखा जाए तो सही कथन बताना। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है बिलो चिप एक अत्यंत सूक्ष्म आकार की क्वांटम चिप है जो कि जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है। यह चिप उन कार्यों को 5 मिनट में हल कर सकती है जिन्हें करने में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10 आपका सेप्टिलियन वर्ष लग सकते हैं। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से दोनों ही कथन सही है। जब दोनों ही कथन सही होते हैं तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, वीडियो को पॉज करके इस तरीके से 1-2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की तटरेखा की पुनर्गणना है उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना कि इनमें से कौन से आपके सही है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 10वीं को हम लोग यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए भारत की तटरेखा में 53 वर्षों में 49.6% की वृद्धि हुई है। 1970 में भारत की तटरेखा 7,516 किमी थी जो कि 2023-24 में बढ़कर 11,098 किमी हो गई है। पुनर्गणना गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के मार्गदर्शन में की गई है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए, तो यहाँ पे आंसर बताइए क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आंसर डी बन रहा है। अभी इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, इसकी व्याख्या हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो डी मतलब आपका समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही बता रहा है, दूसरा और तीसरा तो आपका सही बता रहा है, पहला गलत बता रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि सही ही बताना है यहाँ पे सही। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 की व्याख्या, तो इस तरीके से यहाँ पे व्याख्या कहाँ दी गई है, ये रहा। चलिए देखिए, भारत की तटरेखा यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत की तटरेखा 53 वर्षों में 47.6% वृद्धि हुई है। वहाँ पे कितना लिखा था, वहाँ पे लिखा था आपका देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था 49.6%। ठीक है, इस कारण ये गलत हो गया ना, 47.6% वृद्धि हुई, जिसकी लंबाई पहले इतना हुआ करती थी 7,516। ठीक है, वर्ष 1970 से बढ़कर आपकी इतनी हो गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए
अगला प्रश्न आज का देखा जाए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, क्रूज भारत मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए, आपको बताने में से कौन से कथन सही है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, इसके तहत नए क्रूज पोर्ट्स का निर्माण और मौजूदा पोर्ट्स का उन्नयन होगा। यह मिशन पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या बनेगा। 11 का आंसर केवल दो सही बता रहा है, हमें सही बताना नहीं, गलत बताना ना है, कौन सा गलत है। तो पहला सही बता रहा है, दूसरा गलत बता रहा है, तो केवल दो आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। प्रश्न संख्या 11 की व्याख्या देख लेते हैं। 11 की व्याख्या देखिए, जो क्रूज मिशन है, क्रूज भारत मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस तरीके से पहला तो सही है, क्योंकि इसके तहत नए क्रूज पोर्ट्स का निर्माण और मौजूदा पोर्ट्स का उन्नयन शामिल है। कथन दूसरा गलत है, क्योंकि यह मिशन जहाज रानी बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, न कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 11 तक हो गया। 12 कह रहा कि 23 नवंबर, यहाँ पे क्या बताना है कि हाँ कथम विचार कर बताना कौन सा। 23 नवंबर 2024 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया। संग्रहालय में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी की AI स्वरूप भी होगा। संविधान दिवस अगर देखा जाए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको यहाँ पे सत्य बताना है कि कौन सा सत्य। चलिए बताइए यहाँ पे क्या सत्य है। प्रश्न संख्या जो आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 12वां प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जब सभी कथन सत्य हैं तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 4 कथन के बाद कोई भी आप यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कह रहा है बायो राइडर योजना निम्नलिखित में से किस पहल के अनुरूप है। तो दरअसल यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, जो लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट है, लाइफ के लिए। ठीक, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि न्याय की देवी, यहाँ पे न्याय की देवी जस्टिस लेडी की नई प्रतिमा में पारंपरिक प्रतीकों में बदलाव, ठीक है, भारतीय न्याय प्रणाली की नई दृष्टि को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन नई दृष्टि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। जैसे न्याय केवल निष्पक्ष और अंधा नहीं है, बल्कि जागरूक और विवेकशील है। भारतीय न्याय प्रणाली सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को संविधान के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। आपको सही बताना है। यहाँ पे क्या सही उत्तर बनेगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। तो 14 का आंसर यहाँ पे दोनों ही सही है। दोनों ही सही मतलब आपका आंसर यहाँ पे पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही। ठीक, अगला कह रहा है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जैव इनपुट संसाधन केंद्र किसे लक्षित करते हैं। प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। तो किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला कह डिजिटल कृषि मिशन के तहत जो एग्री स्टैक है, जो एक तरह से परियोजना है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य देखा जाए यहाँ पे तो हो जाएगा आपका किसानों के लिए डिजिटल पहचान, किसान ID प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर क्या बन रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए बन रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे तो ये करंट अफेयर का प्रश्न नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इसका आंसर वैसे बता देता हूँ, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, ये सब आपके करंट अफेयर के उतने ही प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आखिरी जो आपका पेपर है करंट अफेयर के लिए, उसको देख लेते हैं, जो कि आज का 5वां पेपर होगा। ठीक है, ये आखिरी होगा। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो पहला करंट अफेयर है भौतिकी विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार 2024 है, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना कौन से कथन सही है। जैसे ये पुरस्कार जॉन जे हॉफिल और जेफरी हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली जो मौलिक खोज है उसके लिए दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड ने 1982 में साहचर्य स्मृति एसोसिएट मेमोरी की खोज की, जो कि डाटा में पैटर्न को संग्रहित और पुनर्निर्मित कर सकती है। आपको बताना इनमें से क्या सही है। तो प्रश्न संख्या जो ये पहला है, इसका आंसर क्या बन रहा है बताइए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रश्न संख्या पहले के आंसर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको बनना है डी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सही बताना है ना, यहाँ पे सही बताना। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, चीज़ों को क्लियर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरीके से व्याख्या यहाँ पे, जब दोनों सही है तो क्या इसमें व्याख्या देखें। ठीक है, जब दोनों ही सही है तो क्या व्याख्या देखें, सही नहीं होता तब व्याख्या देखना होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत
हरियाणा में भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये तो हम लोग देख चुके हैं ना काफ़ी अच्छे से, कई बार इसको देख चुके हैं। तो यहाँ पे डी वाला सही है। डी वाला आपके यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एआई स्वरूप 3D मॉडल के साथ साथ आवाज, उनके चेहरे के भाव इत्यादि को सम्मिलित किया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में न्याय देवी की प्रतिमा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान पहनाने से किस प्रकार की जो प्रतीकवाद है व्यक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर यहाँ पे भारतीय संस्कृति क्या आंसर बनेगा बताइए यहाँ पे? हाँ, भारतीय संस्कृति धरोहर और कला सम्मान। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि आपका यहाँ पे कि यहाँ पे NIMAS की प्रमुख भूमिका में क्या शामिल है? साहसिक खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करना, पर्वतारोहण जो अभियान उनका नेतृत्व करना, अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देना। कूट आपकी इधर है, कूट के हिसाब से आपको उत्तर चुनना है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये, आपका प्रश्न से सभी सही है। तो आइए थोड़ी सी प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे चौथा, इसका व्याख्या हम लोग यहाँ से देखते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर बात करें तो जो NIMAS जो है ये साहसिक खेलों में प्रशिक्षण, पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व और अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य साहसिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है आपके यहाँ पे? पांचवा प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे? ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? जैसे केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 3 वर्षों तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क 100% छूट देने का निर्णय लिया है। आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना कि कौन सा सही नहीं है ना। पांचवें का आंसर आपका इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, मतलब सही है सब। देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अभी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कोई भी सही नहीं, जब यहाँ पे देखा जाए दोनों सही नहीं तो कोई भी सही नहीं, मतलब यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, इस हिसाब से तो यही निकल के आ रहा है। व्याख्या देख लेते हैं, चीज़ें और समझ में आ जाएंगे हमें। देखिए पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? पांचवें का आंसर यहाँ पे देखिए डी सही उत्तर है यहाँ पे। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव जो आपका रिवॉल्यूशन है इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट PM E-ड्राइव योजना के तहत 2 वर्ष के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 3 वर्षों तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क 100% छूट दे दी है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? मतलब दोनों ही सही थे, कुल मिला जुला के, सिंपल से ये समझिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? छठा, किसान कवच, ठीक है, किसान कवच कीटनाशक रोधी बॉडी सूट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूट किसानों की कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 4,000 रुपये और यह धोने योग्य है, पुनः उपयोगी है और 2 वर्ष तक चल सकता है। यह सूट सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बेंगलुरु स्थित जो ब्रिक है इनस्टेम द्वारा विकसित किया गया है। आपको सही बताना है, क्या आंसर बनेगा सही। ये कोड रही है आपका, यहाँ पे कोड के हिसाब से देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही, मतलब आपका सी आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसके द्वारा, मतलब ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी के द्वारा। तो आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न संख्या सब देखिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगी ना, इसे देखना बहुत जरूरी है। तो SDG जो आपका यहाँ पे इंडेक्स है ये 2023-24 नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी के द्वारा जारी किया गया। ये सूचकांक SDG राज्यों की प्रगति को मापता है। देखिए ज़्यादा लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा कुछ ज़्यादा व्याख्या दी गई होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कथन कांड टाइप बनाया यहाँ पे कह रहा है वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन 24 के संदर्भ में नीचे कथन दिए गए हैं। तो कथन कारण टाइप का बनाया प्रश्न, जैसे वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन 3 से 4 जुलाई नई दिल्ली में हुआ। यह शिखर सम्मेलन भारत को AI नवाचार में विश्व अग्रणी बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। आपकी कूट यहाँ पे इस तरीके से दी गई, बताइए क्या सही है। तो कथन कारण दोनों से व्याख्या भी करा, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, सॉरी बी वाला, ठीक है, बी वाला। नालंदा विश्वविद्यालय 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके यहाँ पे सही है?
इसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से 500 किलोमीटर दूर राजगीर में स्थित है। आपको सही उत्तर बताना है, बताइए यहाँ पे क्या आंसर बन रहा है प्रश्न संख्या 9 के लिए। 9 के लिए देखा जाए तो केवल एक सही बता रहे हैं, यहाँ पे केवल एक आपका यहाँ पे सही बता रहा है, मतलब पहला सही बता रहा है, दूसरा आपका गलत है। इसकी व्याख्या देखना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 9 की अगर व्याख्या देखें हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे व्याख्या कहाँ गई, ठीक है, इस तरीके से इधर व्याख्या, आइए देख लेते हैं। देखिए, नालंदा जो विश्वविद्यालय आपका परिसर है, इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका उद्घाटन 19 जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर में किया। ठीक है, इस तरीके से जो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर, इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया, तो राजगीर में किया है। नया परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में बनाया गया, ना कि 500 किलोमीटर दूर। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है भैया। कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पे कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित करने का उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने और ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास करना है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि, हाँ यहाँ कह रहा है कि क्वाड कैंसर मूनशॉट, क्वाड कैंसर मूनशॉट पर आधारित 2 कथन है। आपको बताना कौन से कथन आपके यहाँ पे सही है। जैसे कि अगर बात करें, क्वाड कैंसर मूनशॉट का उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम और उपचार है। क्वाड कैंसर मूनशॉट योजना का उद्देश्य केवल लीवर कैंसर के उपचार को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा पहला तो सही है, पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत है। इस तरीके से केवल एक आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे, चीज़ें और हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे जो क्वाड कैंसर मूनशॉट का उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम का उपचार करना, यह पहल अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है ताकि इस प्रकार के कैंसर को रोका जा सके। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वाड कैंसर मूनशॉट योजना का उद्देश्य लीवर कैंसर से नहीं बल्कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उपचार और रोकथाम के लिए है। ठीक, अगला प्रश्न आज के यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के संदर्भ में निम्न में से कौन से युग्म आपके यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन सा, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 का आंसर यहाँ पे तो कह रहा है उद्घाटन 4 मार्च 2024 को, स्थान पटना में, संचालक नीतीश कुमार, संचालक नीतीश कुमार तो नहीं थे। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। बाकी बात का उद्देश्य डॉल्फिन जो व्यवहार है उसका अध्ययन। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 12 का आंसर अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या बन रहा है, देखिए तो उद्घाटन यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का आपका देखा जाए तो 4 मार्च को हुआ था 2024 में, कहाँ पे, पटना में हुआ था। संचालक एक केंद्रीय शोध संस्थान है जिसका संचालन वैज्ञानिक और शोधकर्ता द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, उद्देश्य था कि केंद्र का लक्ष्य डॉल्फिन के व्यवहार और जो पर्यावरण है उस पर शोध करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, प्रश्न संख्या 13 प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताने में से कौन सा कथन सही नहीं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 का प्रकाशन वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो वीपो है उसके द्वारा आपका 26 सितंबर 2024 को किया गया। इस सूचकांक में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था बनाता है। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर बनेगा यहाँ पे केवल 2 आपका सही नहीं है, मतलब पहला तो सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 की हम लोग यहाँ से व्याख्या से चीज़ों को समझ लेंगे और सही रहेगा। यहाँ पे कह रहा है आपके यहाँ पे कि वैश्विक नवाचार जो सूचकांक 2024 इसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा अर्थात वीपो के द्वारा आपका होता है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार 14 वर्ष प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ, ना कि भारत। ठीक है, और भारत का 39वां स्थान यहाँ पे। चलिए, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें तो नहीं दी गई हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे हम लोग जल्दी से। 14 आपका ये रहा प्रश्न। कह रहा है कि मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताने में से कौन से कथन आपके सही है। जैसे कि इस योजना के तहत 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 10 संरक्षक जो गृह हैं, मतलब गृहों को निर्माण की मंजूरी दी है। योजना के पहले चरण में सभी संरक्षण गृह केवल लखनऊ जिले में बनाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो हमें सही बताना है ना, तो केवल एक सही बता रहा है, आपका दूसरा गलत बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या बन रहा है, तो आंसर केवल एक बन रहा है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 की। ठीक है, देखिए व्याख्या देखा जाए यहाँ पे तो कहाँ व्याख्या गई, ये रही। यहाँ पे देखिए 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 10 संरक्षण गृहों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। ये गृह लखनऊ के अलावा वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, अमेठी, मथुरा और आपका फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और
कानपुर देहात में बनाए जाएंगे, ना कि केवल लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न संख्या 15 होगा यहाँ पे। 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पे तो ये किया जाएगा, बताइए। निजी टेक्सटाइल पार्क तो ये कहाँ पे किया जाएगा, गोरखपुर, शामली, अलीगढ़, भदोही। प्रश्न संख्या 15 का आंसर बनेगा शामली में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई होंगी तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 15 में, तो उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली जिले में, जो शामली जिसके कैराना तहसील में जिंझान गांव में स्थापित किया गया। ये उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 का हिस्सा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 की अगर बात करूँ यहाँ पे, ये प्रश्न कथन कारण में बनाया ना, ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि लिग्नोसैट उपग्रह के संदर्भ में कुछ कथन कारण दिए गए हैं, जैसे कि कथन कह रहा है कि यहाँ पे कथन क्या कह रहा है कि लिग्नोसैट विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है, जिसे 5 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को कम करना और पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक प्रदूषकों को रोकना है। आपको सही उत्तर बताना है, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे बताइए। तो 16 का आंसर क्या बना है, 16 का आंसर कथन कारण दोनों सही है। यहाँ पे देखा जाए तो व्याख्या नहीं कर पा रहा बस, ठीक है, बाकी दोनों चीजें सही है। मिशन शक्ति सेट का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है, तो 17 का आंसर बनेगा बी, अर्थात आप स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा था, आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है भैया बी। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि टॉप 500 की सूची में शामिल भारत का जो द्रुततम मतलब सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कुल मिलाकर सिंपल से ये पूछ रहा है। 18 का आंसर आपका हो जाएगा एरावत, एरावत PSAI। ठीक है, याद रखिएगा। स्पीकिंग विथ नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो 19 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र गुहा ना, रामचंद्र गुहा जी हो जाएंगे। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 24 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना कौन से कथन सही है। जैसे यह शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या है, तो देखिए पहला तो सही है, ये गलत होगा। इस तरीके से केवल एक आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आइए थोड़ी सी विषय की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विषय की यहाँ से व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन है 18 से 19 नवंबर के बीच कहाँ पे हुआ है 2024 में, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने की थी, ना कि मोदी जी ने की थी। बस इतना सा आपको यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए तो बस करंट अफेयर के यहाँ पे भी 19-20 प्रश्न थे, समाप्त होते हैं। तो पूरा करंट अफेयर आपका यहाँ से समाप्त होता है। ये कुछ आपके 100 प्रश्न थे जो कि बहुत अच्छे प्रश्न मुझे लगे थे। मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ सकता है। तो 1 घंटे लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बना है, काफ़ी अच्छे से व्याख्या के साथ हम लोगों ने इसको देखा है। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। तो मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।